जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं। इनमें से सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है। जुपिटर सिर्फ खुद ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसके अंदर और इसके आसपास मौजूद चीजें भी बहुत विशाल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद जुपिटर ग्रह का ही चक्कर लगाता है और उस चांद का नाम है गनीमेड। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति वह ग्रह है जिसके अंदर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान भी मौजूद है। आपने बृहस्पति ग्रह की काफी सारी तस्वीरें देखी होंगी। उन तस्वीरों में यह रेड स्पॉट असल में ग्रह पर मौजूद कोई दाग नहीं, बल्कि एक तूफान है जो बृहस्पति के वातावरण में पिछले 350 सालों से चल रहा है। यह सौरमंडल का सबसे विशाल ही नहीं, बल्कि सबसे लंबी समय से चलने वाला तूफान भी है। वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के मुताबिक इस तूफान की चौड़ाई करीब 16,350 किलोमीटर है। यानी अगर आप चाहें तो इस तूफान में 3 पृथ्वी आराम से फिट कर सकते हैं। इस तूफान की हाइट 13,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी करीब 4,000 किलोमीटर ज्यादा है। इन सभी डेटा को जानने के बाद आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि यह तूफान सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में क्या हो अगर कोई इंसान इस तूफान में जाकर गिर जाए? ये बात तो निश्चित है कि उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन मौत किस वजह से होगी ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। जुपिटर के इस रेड स्पॉट को सबसे पहले 17वीं सदी में देखा गया था। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि उस समय यह आज के मुकाबले काफी बड़ा हुआ करता था। अब धीरे धीरे यह तूफान खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका साइज दिन ब दिन कम हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुपिटर का यह रेड स्पॉट जुपिटर की रोटेशन के हिसाब से रोटेट नहीं करता। यह तूफान काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है और इसे अपना ही एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 6 दिनों का समय लगता है। वहीं जुपिटर को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में करीब 9.8 घंटों का समय लगता है। जुपिटर को खतरनाक और अजीब इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस ग्रह की अलग अलग लेयर्स अलग अलग रफ्तार से रोटेट करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुपिटर के पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। इसके वातावरण में मात्र गैस और बादल ही मौजूद हैं, जिनकी रफ्तार एक दूसरे से अलग अलग होती है। और यही कारण है कि हमें जुपिटर पर यह लेयर्स दिखाई देती हैं। यह सब कुछ और नहीं बल्कि जुपिटर पर चलने वाली हवाएं हैं। इस तूफान को अपना रेड कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ केमिकल्स की वजह से मिलता है, जो सूर्य की रोशनी में आते ही अपने आप को लाल रंग में बदल लेते हैं। असल में इस रंग को लाल नहीं बल्कि रेडिश ब्राउन कहा जाता है। कुछ ऐसे ही कलर की फॉर्मेशन तब होती है जब आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस तूफान का साइज कम होता जा रहा है, वैसे वैसे इस रेड स्पॉट का रंग भी हल्का होता चला जा रहा है। आज इसे ऑब्जर्व करने पर यह हल्का सा ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जानते कि कैसे कोई तूफान इतने लंबे समय तक एक ग्रह पर मौजूद रह सकता है। हमारी पृथ्वी पर जो भी तूफान पैदा होते हैं वह हीट डिफरेंस की वजह से ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि जुपिटर के केस में शायद ऐसा नहीं है। इस तूफान को अपना फ्यूल जुपिटर के वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम से मिलता है। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस तूफान के इतने लंबे समय तक बने रहने का कारण कुछ और नहीं बल्कि बृहस्पति के केंद्र से निकलने वाली हीट एनर्जी है। अब इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यह आपको आगे का वीडियो समझने में मदद करेगी। आइए अब जानते हैं कि क्या हो अगर आप सीधे इस तूफान में ही जाकर गिर जाएं। उस केस में आपके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो जुपिटर ग्रह तक जाना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जुपिटर के करीब से गुजरने वाला अभी तक का सबसे फेमस स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 था। इस स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ जुपिटर ही नहीं बल्कि सौरमंडल के काफी और ग्रहों पर स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर आप इस स्पेसक्राफ्ट का रास्ता फॉलो करके जुपिटर तक जाएंगे तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि यह सिर्फ जुपिटर के साइड से निकले। इसे डायरेक्ट जुपिटर के अंदर भेजना न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा रिस्की होता बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी। अगर आपको जुपिटर के अंदर जाना है तो आपको 1989 में लॉन्च हुए गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। यह स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले आपको वीनस ग्रह का एक चक्कर लगवाएगा, जिससे यह एक अच्छी वेलोसिटी को मेंटेन कर पाए।
यह शुक्र और पृथ्वी से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लेकर सीधे जुपिटर के चांद यूरोपा की ओर बढ़ने लगेगा। इसे बृहस्पति तक पहुंचने में करीब 6 सालों का समय लगेगा और जैसे ही आप यूरोपा के पास पहुंचेंगे वैसे ही आपको जुपिटर की भयानकता का अंदाजा होने लगेगा। सबसे पहली बात तो ये ग्रह अब आपको फुल मून से भी 22 गुना ज्यादा विशाल दिखाई देगा। इसके अलावा आपको बृहस्पति का वातावरण भी बहुत क्लियर रूप से दिख रहा होगा, जिसमें अलग अलग बादल अलग अलग गति से मूवमेंट कर रहे होंगे। जैसे जैसे आप इस ग्रह के करीब बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार और तेज होने लगेगी। जैसे ही आप रेड स्पॉट के करीब पहुंचेंगे आपको यह पता चल जाएगा कि यह मिशन करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सबसे पहले तो आपको जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को हैंडल करना पड़ेगा। जो भी हार्मफुल पार्टिकल सूर्य से निकलकर जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड तक आते हैं वो यहीं पर फंस जाते हैं। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड में घुस आएंगे तो वह पार्टिकल सीधे आपके स्पेसक्राफ्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से आपका स्पेसक्राफ्ट तो नष्ट हो ही जाएगा, साथ में आपकी भी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हालांकि इस वीडियो के लिए हम यह मान लेते हैं कि आप जुपिटर पर एक बहुत ही एडवांस एंड प्रोटेक्टिव सूट के साथ गए थे जो आपको इस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से पूरी तरीके से बचा लेगा। अब बारी आती है इस तूफान की ताकत को देखने की। जैसे ही आप रेड स्पॉट में घुसेंगे वैसे ही आप 400 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली हवाओं में फंस जाएंगे। अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह रफ्तार कितनी ज्यादा होती है तो इसके लिए हम आपको एक कंपैरिजन देते हैं। हमारी पृथ्वी पर आने वाले हरिकेन्स को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी 1 वाले तूफानों में हवा की रफ्तार 153 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। इसकी वजह से बिजली के खंभे और बड़े बड़े पेड़ तक उखड़कर गिर जाते हैं। कैटेगरी 3 वाले तूफानों की रफ्तार करीब 208 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी वजह से पेड़ पौधे तो टूट ही जाते हैं, साथ में घरों की छतें तक उड़ जाती हैं। अगर आप किसी खुले एरिया में मौजूद हैं तो ये हवाएं अपनी पावर की मदद से आपको भी अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगी। कैटेगरी 5 वाले तूफानों की रफ्तार करीब 252 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन तूफानों की वजह से बिल्डिंग्स तक गिर जाती हैं और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद यह जुपिटर के रेड स्पॉट में चलने वाली हवाओं के मुकाबले मात्र आधी रफ्तार ही है। अगर आप रेड स्पॉट में गिरते हैं तो आप सिर्फ उड़ेंगे नहीं बल्कि तूफान का ही एक हिस्सा बन जाएंगे। खुश नसीबी की बात यह है कि हम इंसान 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को आसानी से झेल सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे शरीर के अंग तक एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। रेड स्पॉट में रहने की वजह से आपको हर मिनट एक नए नए प्रकार के बादल देखने को मिलेंगे। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया एंड अमोनियम सल्फाइड से बने होते हैं। यह दूर से देखने पर तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब आप इनके बीच में मौजूद होंगे तब मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। आपकी स्पेस सूट की वजह से यह अमोनिया आपके शरीर के अंदर नहीं घुस पाएगा, लेकिन फिर भी इसके प्रेशर और रफ्तार की वजह से आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जुपिटर पर चलने वाले तूफान अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, जिसकी वजह से हर मिनट आपकी दिशा भी चेंज होती रहेगी। इसकी वजह से आपको बार बार इनर्शियल जर्क को झेलना पड़ेगा, जो आपकी हड्डियों को भी चकनाचूर करने के काबिल होता है। इनर्शियल जर्क का आसान भाषा में मतलब होता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से लगने वाला झटका। आपने यह कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपकी कार स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है और फिर अचानक से टर्न लेती है तो आपकी बॉडी उसी स्ट्रेट लाइन की तरफ झुक जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी डायरेक्शनल चेंज को रजिस्ट करती है। आप में से जिन लोगों ने बेसिक फिजिक्स को पढ़ा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि मैं न्यूटन के पहले नियम की बात कर रहा हूँ। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसी की वजह से जुपिटर के वातावरण में आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। जैसे जैसे आप जुपिटर के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके आसपास का तापमान और प्रेशर बढ़ने लगेगा। जुपिटर के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में रहने पर बादलों का तापमान -110 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो आपकी कुल्फी जमाने के लिए काफी है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रह के अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपके घूमने की रफ्तार तेज होने लगेगी। अब रफ्तार का बढ़ना इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन रफ्तार के साथ साथ एक और चीज बहुत तेजी से बढ़ेगी जो आपको तुरंत ही खत्म करना शुरू कर देगी। हम बात कर रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की। जिस तरह से जमीन पर चलने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है
वैसे ही हवा और पानी में भी मोशन करने पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। जैसे जैसे बृहस्पति के वातावरण में आपकी रफ्तार बढ़ेगी, वैसे वैसे घर्षण भी इंक्रीज होना शुरू कर देगा। इसकी वजह से आपके आसपास का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपका स्पेस सूट पिघलने लगेगा। इसकी वजह से आपकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो बिना स्पेस सूट के आप रेड स्पॉट के अंदर किसी भी तरीके से जिंदा नहीं रह पाएंगे। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर जाने के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी वह टुकड़ों में बढ़ गया था। किसी इंसान के जुपिटर के अंदर जाने पर भी कुछ ऐसा ही होगा। आप अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और बृहस्पति ग्रह का ही एक हिस्सा बन जाएंगे। आपके शरीर में जितने भी पार्टिकल मौजूद हैं वह सब एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और आपका कोई भी अवशेष वहां पर नहीं बचेगा। जुपिटर के वातावरण में सिर्फ रफ्तार और तापमान ही खतरनाक चीज नहीं है। इस ग्रह की इंटेंस ग्रेविटी भी आपके शरीर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। इसके अलावा जब आप इसके वायुमंडल में 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहे होंगे तो बाकी पार्टिकल भी आपसे आकर टकराएंगे। ज्यादा रफ्तार होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष जैसी खाली जगह में भी यह पार्टिकल स्पेसक्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की रफ्तार के 90% रफ्तार से चलाते हैं तो उससे टकराने वाले पार्टिकल बिल्कुल एक एस्टेरॉइड का काम करेंगे। इसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार तो कम होगी ही, साथ में उसको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचेगा। बृहस्पति के वातावरण में कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेंस होते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा स्पार्स यानी कम घने। आसान भाषा में कहूं तो जिस एरिया में पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होती है उसे डेंस कहा जाता है और जिस एरिया में पार्टिकल्स की संख्या कम होती है उसे स्पार्स कहा जाता है। तेज रफ्तार से चलने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई डेंस हवा का गोला आपसे आकर टकरा जाए। ऐसे में ये हवा का गोला आपको बिल्कुल एक विशाल पत्थर की तरह फील होगा। अगर इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा हुई तो वह आपके शरीर में घाव भी कर सकता है, जिसको जुपिटर के वातावरण में सही करना नामुमकिन होगा। इसके अलावा बृहस्पति पर खतरनाक बिजलियां भी फॉर्म होती हैं। अगर इनमें से कोई भी बिजली आपके ऊपर पड़ती है तो आपके शरीर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यह तापमान इतना ज्यादा है कि आपको पिघलने तक का समय नहीं मिलेगा और आप डायरेक्ट प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वही मैटर है जिससे तारों का निर्माण होता है। तारों में भी तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से उनमें मौजूद गैस आयोनाइज हो जाती है और प्लाज्मा की फॉर्मेशन कर लेती है। किसी भी गैस के आयोनाइज होने का मतलब है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का अपने एटम से अलग हो जाना। जुपिटर का रेड स्पॉट सिर्फ अकेले ही इतना विशाल नहीं बन पाया है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से यह पता चला है कि इस रेड स्पॉट में जुपिटर के बाकी तूफान भी आकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज कभी कभी अचानक से बढ़ जाता है। इनमें से 2 तूफानों की रिकॉर्ड वैज्ञानिकों के पास मौजूद भी हैं। पहले तूफान को कहा जाता है रेड स्पॉट जूनियर और दूसरे तूफान को कहा जाता है बेबी रेड स्पॉट। जब ऐसे ही छोटे छोटे तूफान रेड स्पॉट में जुड़ते जाते हैं तो यह और भी ज्यादा भयानक होता जाता है। अगर आप 2 तूफानों के बीच में फंस जाते हैं तो आपके शरीर को यह पता ही नहीं होगा कि उसे किस दिशा में जाना है। इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपका शरीर 2 अलग अलग हिस्सों में बंट जाए। अभी तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि जुपिटर के इस रेड स्पॉट में एंटर करना मौत से खेलने जैसा है। हालांकि इस जर्नी में एडवेंचर जरूर होगा। वैसे अगर आपको किसी ग्रह के अंदर जाने का मौका मिले तो आप किस ग्रह के अंदर जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।